Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 14, chapter number 2, 10th Computer Science. बच्चे, आज के लेक्चर में हम GW बेसिक के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं GW बेसिक में कैसे किसी फाइल को सेव किया जाए। बेटे, प्रोग्राम जब हम लिख लेंगे, प्रोग्राम लिखने के बाद हमने उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमारे पास GW बेसिक में सेव की इंस्ट्रक्शन होती है। उसमें हम क्या करते हैं, लिखेंगे सेव और डबल कोटेशन मार्क्स में हम जो भी वैलिड फाइल नेम होगा, एक काबिल कबूल और एक दुरुस्त फाइल का नाम, और मुतलका हो कि याद रहे कि जैसा प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है उससे मिलता जुलता नाम हो, ताकि नाम से ही पता चल जाए कि ये किस किस्म का प्रोग्राम है। आपको ये ना हो कि पूरा कोड पढ़ना पड़े फिर पता चले जी ये प्रोग्राम आपका क्या कर रहा है। इसलिए वैलिड फाइल नेम हो कि एक दुरुस्त और काबिल कबूल और मुतलका फ़ाइल का नाम आपने देना जैसा प्रोग्राम है, और फिर आपने इसको सेव करना है। मसलन मैंने इसको सपोज़ प्रोग्राम बनाया था जो आपने प्रैक्टिकल में भी देखा। तो प्रोग्राम बनाया, मैं उसको लिख देता हूँ माई प्रॉग और डबल कोटेशन मार्क्स बंद कर देता हूँ। तो ये अब क्या होगा कि जो प्रोग्राम है माई प्रॉग के नाम से, कि मेरा प्रोग्राम माई फर्स्ट प्रॉग बना लें या कुछ, तो इस तरह से, लेकिन छोटा से छोटा कोशिश करें कि नाम रखने की। तो ये जब ऐसे हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि सेव हो जाएगा। अब ये सेव कहाँ पे होगा? सेव होगा GW बेसिक की डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में, कि जहाँ पे GW बेसिक इंस्टॉल है उस डायरेक्टरी में आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। किस नाम से? माई प्रॉग। और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी फाइल की? BAS, .bas, बेसिक फाइल की एक्सटेंशन .bas होती है। उस एक्सटेंशन से ये सेव हो जाए। किसी और जगह पे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। मसलन मैं इसको सेव करना चाहता हूँ d:\basic यहाँ पे मैं सेव करना कि D ड्राइव के ऊपर एक प्रोग्राम्स नाम की डायरेक्टरी है, प्रोग्राम्स के अंदर बेसिक नाम की डायरेक्टरी, उसके अंदर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे माई प्रॉग, तो ये डबल कोटेशन मार्क्स में मैं पूरा पाथ लिख दूंगा तो उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाए। इसके लिए एक और तरीकाकार ये हो सकता है कि जब आप GW बेसिक में काम कर रहे हो तो नीचे देखें GW बेसिक में कि कुछ उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। मसलन उसने लिखा हुआ लिस्ट, रन, लोड, सेव, ये नीचे की जानिब लिखी हुई होती। तो वो जो नीचे ऑप्शंस लिखी हुई हैं उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए आप फंक्शन कीज़ का यूज़ करते हैं। जो पहले नंबर पे लिखी हुई है लिस्ट, उसके लिए F1 करेंगे। दूसरे नंबर पे रन लिखा होगा, उसके लिए आप F2 प्रेस करेंगे। तीसरे नंबर पे लिखा होगा लोड, उसके लिए आप F3 यूज़ करेंगे। चौथे नंबर पे सेव आ जाएगा, उसके लिए आप F4 यूज़ करेंगे। तो मुतबादिल अगर आप F4 की प्रेस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखें, आपको पूरा SAVE टाइप करना पड़ेगा, डबल कोटेशन मार्क्स भी टाइप करने पड़ेंगे, पूरा नाम। अगर आप F4 की प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा? सेव और एक साइड के कोटेशन मार्क्स लगे हुए आ जाएंगे। सिंपली आपको फाइल नेम एंटर करना होगा, कोटेशन को बंद करना होगा और एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये सेव हो गया। अच्छा, ऑलरेडी कोई प्रोग्राम अगर सेव हुआ हुआ तो उसको आपने लोड कैसे करना है? पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि लोडिंग से क्या मुराद है। फिर हाउ टू लोड अ फाइल प्रोग्राम इन GW बेसिक, ये बातों को हमने देखी। बेटे,
जो प्रोसेसर होता है उसकी बराह रास्त जो पहुंच होती है, एक्सेस होती है, वो मेन मेमोरी तक होती है। तो जब आप सेव करते हैं किसी भी फाइल को तो वो परमानेंट जो लोकेशन होती है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जैसा कि हार्ड डिस्क वगैरह, वहाँ पे सेव होती है। तो हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी है, उससे जब आप मेन मेमोरी या मेन स्टोरेज में आप किसी फाइल को मुंतकिल करते हैं तो ये ट्रांसफ़र करने का अमल मेन मेमोरी में ये लोडिंग कहलाता है। लोडिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रोसेसर की बराह रास्त जो रसाई होती है, पहुँच होती है, वो मेन मेमोरी तक होती है। तो मेन मेमोरी में जो कुछ मौजूद होगा प्रोसेसर उसके इंस्ट्रक्शंस पर अमल कर सकेगा, वही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, वही प्रोसेस, उन पर अमल दरामद कर सकेगा जो मेन मेमोरी में मौजूद होंगे। अगर मेन मेमोरी में मौजूद नहीं होगी तो प्रोसेसर उस पर काम नहीं कर सकेगा। इसलिए लोडिंग करना ज़रूरी है। पहले प्रोग्राम को लोड करने के लिए क्या तरीक़ाकार आप इख्तियार करेंगे? इसके लिए बेटे लोड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करें। ठीक है, लोड की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और उसके बाद डबल कोटेशन में, सपोज़ यही मैं फ़ाइल लोड करना चाहता हूँ, तो फाइल का नाम आ गया और उसके बाद फिर एंटर प्रेस करना। ज़रूरी नहीं है आप एक्सटेंशन लिखें, चूँकि मैं GW बेसिक का प्रोग्राम लोड कर रहा हूँ, कोई और फाइल लोड करनी है तो उसके लिए फिर ज़रूरी बात है कि फिर आपको एक्सटेंशन भी देना पड़ेगी। तो ये क्या होगा कि जो GW बेसिक की डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है कि जहाँ पे GW बेसिक इंस्टॉल है, वहाँ पे माई प्रॉग के नाम से जो फाइल पड़ी है वो मेमोरी में लोड हो जाएगी। अब इसको मैं रन करना चाहूँ तो मैं रन कर सकता हूँ। तो लोड की इंस्ट्रक्शन मुतबादिल ये है, लोड करने के लिए F3 की आप प्रेस करें, वरना आपको क्या होगा, अगर आप लोड लिखते हैं तो LOAD ये पूरे का पूरा टाइप करना पड़ेगा, डबल कोटेशन भी टाइप करने पड़ेंगे, फिर फाइल का नाम। अच्छा, अगर आप F3 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, F3 प्रेस करने से लोड और एक तरफ के डबल कोटेशन मार्क्स ये लिखे हुए आ जाएंगे, काम करने में सहूलत हो जाएगी। सिंपली फाइल का आप जो भी नाम है वो लिखेंगे तो लोड हो जाएगी। ये तो था अगर GW बेसिक की डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में कोई फाइल पड़ेगी। अगर किसी और लोकेशन पे पड़ी हुई है तो जैसे सेव करते हुए हमने पूरा पाथ दिया था तो ऐसे ही हमने पूरा पाथ लिख देना है, d:\prog/basic/myprog, ये पूरे का पूरा पाथ आप डबल कोटेशन में लिख देंगे तो इस लोकेशन पे पड़ी हुई फाइल वो लोड हो जाएगी मेमोरी में। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो भी प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो उसको रन करना के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए F2 की इस्तेमाल होगी। पहली बात तो ये कि एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है, और इसके लिए रन की इंस्ट्रक्शन लगेगी या F2 की आप प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि जो भी मेमोरी में लोडेड प्रोग्राम होगा, जब आप इंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन के लिए तो प्रोसेसर उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस पर जब अमल दरामद करेगा तो हम कहेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या प्रोग्राम चल रहा है या प्रोग्राम रन हो रहा है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, उसके लिए रन की इंस्ट्रक्शन है, ये हमने मतलब देख लिया था पहले। और या F2 की आप प्रेस करेंगे तो जो मेमोरी में लोडेड प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसके बाद आगे एक चीज़ और है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है? एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ, इससे आपको मैं समझा देता हूँ। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा छोटा सा 3 इंस्ट्रक्शंस पे, ऑलरेडी मैं आपको पहले प्रैक्टिकल में भी बता चुका हूँ, वैसे भी डिस्कस हो चुका है। तो याद ये रहे कि बेसिक प्रोग्राम की स्ट्रक्चर, उसकी साख्त क्या है। पहली बात तो ये कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स के शुरू में याद ये रहे कि लाइन नंबर्स आते हैं और लाइन नंबर्स की रेंज 0 से लेके 65,529 तक हो।
और नंबर ऑफ करेक्टर्स किसी भी लाइन के लिए पे आपने जो नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 255 तक आ सकते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं उनके शुरू में हमेशा कोई ना कोई लाइन नंबर आएगा और लाइन नंबर की रेंज मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात ये कि प्रोग्राम स्टेटमेंट्स की जो हैं हमेशा लाइन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, ये वाला, छोटे लाइन नंबर से बड़े लाइन नंबर की जो तरतीब है उसमें एग्जीक्यूट होंगी। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए क्योंकि ये हमने पहले भी देखी थी, जो प्रैक्टिकल मैंने करवाया था उसमें। इसके बाद ये याद रहे कि चूँकि बेसिक में लाइन नंबर्स के हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इसलिए आपने अपने जहन में रखना है कि लाइन नंबर्स की रेपिटेशन की इजाज़त नहीं है कि लाइन नंबर्स अगर आप रिपीट कर देंगे, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो फिर वहाँ पे प्रोसेसर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाली 10 चलाऊँ या ये वाली 10 चलाऊँ, तो वहाँ पे तो इशू बनेगा। इसलिए लाइन नंबर्स की रेपिटेशन जो है उसकी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा याद रहे कि जब हमने प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखनी है तो एक लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोग्राम स्टेटमेंट्स भी लिखी जा सकती हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट हमारे सामने आएगा 5 और हेलो। यही आउटपुट रहेगा अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को लाइन पे लिखते हैं। मसलन जैसे देखिए मैंने लिखा प्रिंट 2 + 3, प्रिंट हेलो और एंड। तो ये यहाँ पे देखें कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक लाइन पे लिखा जा सकता है, लेकिन उन्हें अलग करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे और जिस तरतीब में ये हमने लिखी होंगी इसी तरतीब में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चुनाचे इसका भी आउटपुट अगर आप देखें, इसका आउटपुट भी यही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ीद ये कि वेरिएबल्स में जो है बेसिक में वो पहले से डिक्लेयर किए बग़ैर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल्स नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, मेमोरी की लोकेशन होती है जिन पे आप कुछ स्टोर करते हो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। यूज़र से इनपुट लेके वो स्टोर करते हैं, कोई कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हों वो स्टोर करते हैं, तो उन मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिया जाता है सहूलत के लिए ताकि उन तक रसाई आसानी से हो सके। तो वो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस वेरिएबल्स कहलाती हैं। तो वेरिएबल्स को बेसिक में पहले से डिक्लेयर किए बगैर या पहले से बताए बगैर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये शर्त होती है कि आपने पहले ये बताना है कि आपको किस डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए, क्या उसका साइज़ हो और कैसा आपने डेटा स्टोर करना है, क्या वेरिएबल का नाम होगा, पहले से आपको बताना पड़ेगा। और इवन बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये कि उस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक आपको यह अलाउ करती है कि पहले से बताए बगैर आप वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। इसमें एक बात और जो रहेगी है वो कि हर बेसिक प्रोग्राम के आखिर में एंड स्टेटमेंट लिखना अच्छी बात है, ताहम ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम की स्टेटमेंट जब ख़त्म हो जाएंगी तो प्रोग्राम फिर भी बंद हो जाएगा। लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि एंड स्टेटमेंट आप लिखें। इसके बाद करैक्टर सेट ऑफ ए लैंग्वेज वो क्या होता है, इसके बारे में देखें। करैक्टर सेट ऑफ ए लैंग्वेज, बेटे किसी भी लैंग्वेज में वो तमाम सिंबल्स, वर्ड्स, उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स, करैक्टर्स जो उस लैंग्वेज में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए
उनको एक ख़ास अंदाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल करना जायज़ होता है, वो सारे अल्फाज, सिंबल्स, करैक्टर्स उस लैंग्वेज के करैक्टर सेट में आते हैं। और GW बेसिक के करैक्टर सेट में क्या कुछ आएगा? करैक्टर सेट ऑफ GW बेसिक कि बेसिक लैंग्वेज के या GW बेसिक लैंग्वेज के करैक्टर सेट में क्या है? पहली बात, इसमें आप इंग्लिश के हरूफ तहज्जी, बड़े छोटे कैपिटल या स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या लोअर केस में या अपर केस में आप कह दें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, और मखसूस करैक्टर्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मसलन ब्रेसिस, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हो सकता है, स्पेस का इस्तेमाल हो सकता है, और वो पूरे का पूरा एक चार्ट दिया हुआ आपकी बुक में। वो करैक्टर्स जो हैं वो बेसिक में प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, इसलिए उसके करैक्टर सेट में शामिल हों। करैक्टर सेट की मिसाल ऐसे दूँ कि जैसे हमने लिखना हो कि अगर आप कुछ कहते हैं कि हमने कोई वर्ड लिखना है, मसलन आप लिखते हैं सपोज़ अली, ठीक है, तो ALI आपने लिखा, ये इंग्लिश में एक मुस्लिम बॉय का नाम लिखने के लिए, तो इसी से प्रोनाउंस होगा अली। अगर आप यहाँ पे कहें जी अली का नाम आइन से शुरू होता है, तो आइन LI लिख दें, तो आइन को हमने प्रोनाउंस करना है और इसको यूज़ करना चाहें कि भी मैं इंग्लिश में करूँ, तो ये नहीं हो, क्योंकि इंग्लिश में ये आइन जो लफ्ज़ है वो पहचाना जाता ही नहीं है, उसके करैक्टर सेट में शामिल नहीं है, इसलिए इनवैलिड होगा। हाँ, उर्दू में अगर आप करेंगे तो वहाँ पे आइन पहचाना जाएगा, इसलिए ये इसके करैक्टर सेट में शामिल है। और आखिरी चीज़ जो आज के टॉपिक में है वो है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स को ज़ख़ीरा अल्फाज भी कहा जाता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वो भी इनमें शामिल होती हैं, ऐसे मखसूस अल्फाज जिनका इस्तेमाल किसी लैंग्वेज में पहले से तयशुदा होता है। इनको किसी और मकसद के लिए आप ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही इनका कोई और मानी आप इनको दे सकते हैं, तो वो अल्फाज रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स भी कहलाते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? कीवर्ड्स भी कहेंगे। तो कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स ऐसे अल्फाज हुए जिनका इस्तेमाल, जिनका मकसद, जिनका मानी पहले से तयशुदा होता है, उनको किसी और मकसद के लिए, किसी और काम के लिए हम इस्तेमाल कत्तन नहीं कर सकते। वो वाले अल्फाज करैक्टर सेट कहलाते हैं। वो वाले अल्फाज रिजर्व वर्ड्स कहलाएंगे उस लैंग्वेज के लिए। और रिजर्व वर्ड्स में जैसे देखें, बेसिक के रिजर्व वर्ड्स में इफ़ है, और इसके बाद देन है, इसके बाद फॉर है, प्रिंट है। ये इस किस्म के जो अल्फाज हैं ये रिजर्व वर्ड्स या ज़ख़ीरा अल्फाज या की वर्ड्स कहलाते हैं। मसलन जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की मिसाल दूँ, मसलन जैसे एक लफ्ज़ है गो, उसका अब मकसद और मानी तयशुदा है कि जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप कहें जी कोई शख्स आ रहा है, उसके लिए कह दें जी कि गो, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसका स्पेलिंग जियो गो वो पहले से तयशुदा है कि यही लिखने, उसका मानी बता दिया गया यही लिखने। अगर आप उसको OG लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मकसद, जिनका इस्तेमाल वो पहले से तयशुदा होता है, उनके मानी पहले से बताए गए होते हैं कि किस काम के लिए उन्हें इस्तेमाल करना है। उन्हें किसी और मकसद के लिए, वेरिएबल्स नेम्स के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किसी और काम के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अल्फाज ज़ख़ीरा अल्फाज या कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर वाज़ेह हो गया होगा। इस लेक्चर से मुतल्लिक जो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह इसी लेक्चर के प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी कुछ जो मैंने यहाँ पे बातें बताई हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, वो भी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।